14 अक्टूबर 2012 लाखों लोगों की नजरें स्क्रीन पर टिकी हुई थी। फेलिक्स कुछ ऐसा करने वाले थे जिसके बारे में लोग सोचने से ही कांप जाते हैं। वो 1,20,000 फीट यानी 36 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती पर कूदने वाले थे। इस स्काई डाइव के दौरान फेलिक्स की स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज थी, जहां उन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब आखिर किया क्यों जा रहा था और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन कर रहा था, नासा या स्पेसएक्स। लेकिन दोस्तों, इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर था रेड बुल, और ये तो बस एक ही एग्जाम्पल है। रेड बुल के अतरंगी और विचित्र मार्केटिंग स्ट्रेटजीज से ओवर द इयर्स उन्होंने ऐसे कई सारे इवेंट होस्ट कर रखे हैं, जैसे 10 फ्लोर की बिल्डिंग से भी ऊंचा मोटरसाइकिल जंप्स, जलते हुए ज्वालामुखी पे स्नोबोर्डिंग। बस यही नहीं, रेड बुल का लोगो कई सारी फुटबॉल और स्पोर्ट्स टीम्स की जर्सी पर भी छपा होता है, यानी रेड बुल उनकी बहुत बड़ी स्पॉन्सर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा हुआ कैसे? ये एक साधारण सी एनर्जी ड्रिंक जो शुरू में बस एक दवाई का काम किया करती थी, वो पूरे बेवरेज इंडस्ट्री में तहलका मचा दी। एंड टिल डेट हमने रेड बुल से बेटर मार्केटिंग शायद ही किसी प्रोडक्ट की देखी होगी। First 25 seconds, it looked like everything's under control. Red Bull gives you wings. दोस्तों, 2022 के एंड तक एनर्जी ड्रिंक इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यू कम से कम $90 बिलियन होगी, यानी 7 लाख करोड़ से भी ज्यादा। और इस मार्केट की टॉप पे बैठा होगा रेड बुल। बात करें अगर 2021 की, तो रेड बुल ने अकेले 9.8 बिलियन कैश बेच दिए थे, और वो भी 172 देशों में। मतलब जितने दुनिया में लोग नहीं हैं, उससे ज्यादा तो रेड बुल ने अपने कैश बेच दिए। दोस्तों, इन बड़े बड़े नंबर्स के पीछे एक बहुत ही हम्बल और छोटी सी कहानी छिपी हुई है, और ये कहानी है चैलियो योवेदिया की। चैलियो योवेदिया थाईलैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे। उनके माँ बाप डक्स का बिजनेस करते थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई करा सके। ऐसे में चैलियो का बचपन एक फार्म पे काम करते बीत गया। दोस्तों, चैलियो के बड़े भाई फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव थे, जहां बाद में चैलियो ने भी सेम काम शुरू कर दिया। उन्होंने खूब मेहनत करी और पैसे इकट्ठे करके टीसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जहां उनका मेन काम था बाहर से एंटीबायोटिक्स इंपोर्ट करके सेल करना। इस दौरान जापान की फार्मा इंडस्ट्री में थोड़ी हलचल सी मची हुई थी, क्योंकि कंपनीज ने एक टाइप का हर्बल सिरप्स बनाना शुरू कर दिया था, जिसे एनर्जाइजिंग टॉनिक्स कहकर बेचा जा रहा था। दोस्तों, ये टॉनिक बहुत ही बड़े हिट थे, जो कुछ ही दिनों में थाईलैंड में भी बिकने लग गए। एट दिस टाइम चैलियो को टीसी फार्मास्यूटिकल चलाते हुए 10 साल बीत चुके थे। उन्हें मार्केट में मौजूद एनर्जाइजिंग टॉनिक से एक बहुत बड़ी शिकायत थी, वो ये कि ये टॉनिक्स बहुत ही महंगी होती थी, जिसकी वजह से बस अमीर लोग ही इसे अफोर्ड कर सकते थे। वही चैलियो खुद एक टाइम पर ब्लू कॉलर वर्कर हुआ करते थे, जिससे वो समझ गए कि इन टॉनिक्स की सबसे ज्यादा जरूरत वर्किंग क्लास को है, जैसे फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। बाकी कंपनीज के टॉनिक के फॉर्मूलाज को देखकर चैलियो ने खुद अपना एक टॉनिक बनाया, जिसका मेन इंग्रेडिएंट्स था कैफीन, विटामिन बी, टॉरिन केमिकल, और वो चीज जिसने चैलियो के ड्रिंक को बाकियों से अलग बनाया, मतलब शुगर की वजह से इस ड्रिंक का टेस्ट बाकियों से ज्यादा अच्छा हो गया, जहां उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम रखा क्रैटिंग डैंग। दोस्तों, डैंग का मतलब होता है रेड, जिसको चैलियो दृढ़ता के साथ एसोसिएट करते हैं। वही क्रैटिंग का मतलब होता है गौर, जो दुनिया की सबसे बड़ी कैटल स्पीसीज है। चैलियो ने अपने ड्रिंक को गौर से एसोसिएट किया था, क्योंकि वो अपने ब्रांड को स्ट्रेंथ और पावर वाली इमेज देना चाहते थे, जहां उनका ये सपना सच भी हुआ। दोस्तों, क्रैटिंग डैंग शुरुआत के दिनों में उतनी बिक नहीं पा रही थी, क्योंकि साउथ कोरिया और जापान के ड्रिंक्स ऑलरेडी मार्केट को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन अपने बचपन को दिमाग में रखते हुए चैलियो ने डिसाइड किया कि वो बाकी ब्रांड्स की तरह बड़ी सिटीज को टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि गांव वाले इलाकों पर फोकस करेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस को हेड स्टार्ट देने के लिए कुछ ट्रक ड्राइवर्स को फ्री सैंपल दिए, जहां इस मूव के बाद क्रैटिंग डैंग ऑर्गेनिकली ग्रो करने लगा। मतलब उनको मार्केटिंग पर ज्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ा, और वर्ड ऑफ माउथ के जरिए ही वो ग्रो करना शुरू कर गया। दोस्तों, चैलियो जो चाहते थे वही हुआ, और क्रैटिंग डैंग जल्द ही थाईलैंड के वर्किंग क्लास में काफी पॉपुलर हो गया। दोस्तों, चैलियो अपने शुरू के प्रॉफिट से माई टाई मैच को स्पॉन्सर कर रहे थे। आपको बता दें कि माई टाई थाईलैंड का सबसे पॉपुलर मार्शल आर्ट है, और ये थाई कल्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट भी है। इस मूव की वजह से क्रैटिंग डैंग का नाम पॉपुलर तो हुआ ही, साथ ही उनकी ब्रांड इमेज हाई एनर्जी और पावर के साथ जुड़ गई। अब दोस्तों, क्रैटिंग डैंग का नाम रेड बुल होने के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। डिट्रिक मैटसिच, जो कि ये कंपनी के इंटरनेशनल मार्केटिंग डायरेक्टर थे, वो एक बिजनेस ट्रिप पे थाईलैंड आए हुए थे। उनको एक लंबी फ्लाइट के बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी। वो एक लोकल स्टोर में घुसे और अपनी सिचुएशन दुकानदार को एक्सप्लेन करे। उस दुकानदार ने बिना सोचे उन्हें क्रैटिंग डैंग पकड़ा दी। उस ड्रिंक को पीते ही डिट्रिक की थकान 1 सेकंड में गायब हो गई। दोस्तों, डिट्रिक अब इस ड्रिंक के फैन हो गए थे और वो डेली उसे कंज्यूम करने लगे।
इसके कुछ दिन बाद ही डिट्रिक ने एक दिन न्यूज में पढ़ा कि जापान में एक एनर्जी ड्रिंक कंपनी तीसरी सबसे बड़ी टैक्स पेयर है। उन्हें ये पढ़ के रियलाइज हुआ कि ऐसे में ये ड्रिंक कितनी ज्यादा फेमस है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में इसका नामो निशान तक नहीं है। उन्होंने फौरन अपनी नौकरी से रिजाइन किया और बिजनेस डील लेकर पहुंच गए चैलियो के पास। डिट्रिक चाहते थे कि क्रैकिंग डैंग इंटरनेशनल लेवल पर सेल्स करे और वो इसका हिस्सा बन सके। डिट्रिक और चैलियो ने डिसाइड किया कि वो दोनों $5 लाख अपनी अपनी जेब से इस आइडिया में इन्वेस्ट करेंगे, जहां डिट्रिक मार्केटिंग और ऑपरेशन संभालेंगे और चैलियो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दोस्तों, डिट्रिक की पहली और सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने इस आइडिया के लिए एक अलग ही कंपनी बना दी, जिसका नाम उन्होंने रेड बुल रखा, क्योंकि बुल को याद रखना गौर से ज्यादा आसान था। तो इस तरह दोस्तों 1984 में रेड बुल की शुरुआत होती है। उन्होंने यूरोपियन मार्केट में प्रोडक्ट को रिलीज करने से पहले थोड़ा मार्केट रिसर्च करा, जहां इस रिसर्च में पता चला कि लोगों को ड्रिंक का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और रिसर्चर्स ने भी कहा कि ड्रिंक में बहुत ही ज्यादा शुगर है और ये काफी अनहेल्दी हो सकता है। दोस्तों, इस फीडबैक से दोनों फाउंडर बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस करे। जैसे उन्होंने एक स्लिम और स्लीक गुड लुकिंग कैन का यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो ज्यादा अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगे, और नॉर्मल वाटर की जगह कार्बोनेटेड वाटर डालना शुरू कर दिया। डिट्रिक ने सोचा कि प्रीमियम प्रोडक्ट बनने के लिए उसका प्राइस भी प्रीमियम होना चाहिए, तो रेड बुल का प्राइस बाकी कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे पेप्सी कोक से दुगना रखा गया। शुरू में ये मूव काफी रिस्की लग रहा था, लेकिन बाद में यही इसके सक्सेस का मेन वजह साबित हुआ। दोस्तों, डिट्रिक को हमेशा से एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद थे। उन्होंने देखा कि ऐसे इवेंट को ज्यादा कंपनीज स्पॉन्सर नहीं करती हैं। ऐसे में रेड बुल ने अपनी इन्वेस्टमेंट स्पोर्ट्स की तरफ करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से रेड बुल की ब्रांड इमेज अब एक स्पोर्ट ड्रिंक से बढ़कर एक लाइफस्टाइल में चेंज हो गई। दोस्तों, 1997 तक रेड बुल यूएसए में रिलीज होने के लिए रेडी हो चुकी थी। वहीं अब मार्केट का लैंडस्केप भी काफी चेंज हो गया था। अब एनर्जी मार्केट $1.7 बिलियन का बिजनेस बन चुका था। रेड बुल को चैलेंज करने के लिए मार्केट में और भी एनर्जी ड्रिंक्स आ चुकी थी, और कोका कोला की तरह रेड बुल के पास अपना कोई पेटेंटेड फार्मूला भी नहीं था, क्योंकि उनके सारे इंग्रेडिएंट्स लेबल पर क्लियरली मेंशन्ड होते थे। वहीं रेड बुल का फ्लेवर भी कोई ज्यादा खास नहीं होता था, बट इन सब चीजों के बावजूद भी रेड बुल की सेल्स कॉन्स्टेंटली बढ़ रही थी। दोस्तों, डिट्रिक से जब पूछा गया कि वो बेटर फ्लेवर क्यों नहीं बनाते, तो उन्होंने बताया कि रेड बुल अपने फ्लेवर की बेसिस पर नहीं, बल्कि अपने ब्रांड के बेसिस पर ग्रो कर रहा था, तो नए फ्लेवर में पैसे लगाना उनको ठीक नहीं लगा। दोस्तों, जहां बाकी कंपनीज टीवी एड्स निकालती हैं ये बताते हुए कि आपको उनके प्रोडक्ट्स क्यों खरीदने चाहिए, या एक बड़े से इवेंट को ऑर्गेनाइज कर देती हैं, वहीं रेड बुल पूरी की पूरी स्पोर्ट्स टीम को ही खरीद लेता है एंड वर्ल्ड क्लास इवेंट होस्ट करता है। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब भी ये टीम या एथलीट्स न्यूज में आते हैं तो उनकी जर्सी पर रेड बुल का लोगो देखकर लोगों की सबकॉन्शियस यानी जहन में रेड बुल ऑटोमेटिक बैठ जाता है। साथ ही रेड बुल बहुत से आर्ट और म्यूजिक फेस्टिवल भी स्पॉन्सर करता है, जैसे ऑस्टिन सिटी लिमिट्स और लोलापालूजा, जो भी कुछ हफ्तों में मुंबई के अंदर होने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2012 में रेड बुल ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री फॉल प्लान किया था। जो भी इस फ्री फॉल में पार्ट लेता वो करीब 500 किलोमीटर पर आवर की गति से धरती की तरफ गिरता। दोस्तों, रेड बुल ने इस एक इवेंट पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे, जहां आज भी इस वीडियो पे 120 मिलियन व्यू हैं, और उसने ऐसे वीडियो मोस्ट कॉन्करेंट स्ट्रीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्तों, इस इवेंट के बाद पूरी दुनिया में रेड बुल के सेल्स 13% से इंक्रीज हो गए। ऐसे इवेंट होस्ट करके रेड बुल ने ऐसी यादें बना दिए जिसको भुलाना काफी मुश्किल है। दोस्तों, ये बात इन एग्जांपल से क्लियर हो गया कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक कंपनी नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग कंपनी है। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि नाइकी ने कैसे पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।